हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स अकेडमी। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये बिगिनर सीरीज होगा। जो भी स्टॉक मार्केट में न्यू आते हैं वो पैसे क्यों लूज करते हैं, ठीक है ना, क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे, क्या प्रोसेस है और हमें क्या क्या टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा कैपिटल गेन के थ्रू, अगर आप एम्प्लॉय हैं, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर पीएसयूज में एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हैं, तो आपको कौन कौन सा ट्रेड्स लेना चाहिए। ठीक है, आप क्या इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग क्या है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, और उसकी वजह से हमें कौन कौन से टैक्सेस पे करने पड़ेंगे और कौन सा आईटीआर फाइल करना पड़ेगा हमें अगर आप टैक्सेस पे करते हैं तो। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और ये क्योंकि मैंने सीरीज शुरू किया है तो इसमें हर एक चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये अभी पहला पार्ट है ना, फर्स्ट क्लास से लेकर के हम लोग इवन 10 क्लास तक भी जाएंगे, है ना, लेवल 1 से लेवल 10 तक आएंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे अपग्रेड करेंगे। तो ये सारे सीरीज का मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप नीचे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, है ना। वीकली वंस या 2 वीडियो, जैसा जैसे मेरी पॉसिबिलिटी बनी वैसा वैसा आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं अपने इस वीडियो को। ओके, अब यहाँ पे चलिए हम लोग पीपीटी लेके आता हूँ आपके लिए, जहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए बिगिनर सीरीज को बनाया है। ओके, अब पीपीटी के थ्रू आपको समझाएंगे तो थोड़ा क्लियरली आपको समझ में आएगा कि शेयर मार्केट में ही क्यों हम ना अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें, है ना। तो हाउ बिगनर स्टार्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी इन स्टॉक मार्केट, कैसे आप शुरू करेंगे। ओके, और इक्विटी मार्केट है क्यों, शेयर मार्केट को इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। वी हैव अदर ऑप्शंस जिसमें हम लोग पैसे के थ्रू पैसा बनाते हैं, है ना, पैसे के थ्रू पैसा बनाते हैं। तो उसमें फिक्स डिपॉजिट आ गया। ओके, देन सेकंड वन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके आप ला सकते हैं कुछ, पैसे के थ्रू पैसा बना सकते हैं। एंड थर्ड वन इज इक्विटी मार्केट। ठीक है, एफडी तो सब लोग नॉर्मली जानते हैं, 6 to 7% का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ओके, और कुछ कुछ बैंकें हैं जो कि 7%, थोड़ा सा उस एवब भी ये देता है अदर बैंक्स में भी। ओके, तो हम लोग एफडी करके भी पैसे उससे पैसा बना सकते हैं। देन सेकेंड वन इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में या तो आप बड़ा कैपिटल लगा के बना सकते हैं या फिर रियल एस्टेट का रेट वगैरह का स्टॉक्स भी अवेलेबल है, वहां के थ्रू भी इन्वेस्ट करके आप यहाँ पे रिटर्न बना सकते हैं। एक तो वहाँ पे रेंटल इनकम भी आता है जो आपका जैसे डिविडेंड आता है उस टाइप से आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड साथ में कैपिटल अप्रिसिएशन भी आपको यहाँ पे मिलता है। ओके, और फिर देन इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली अगर आप सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 14 to 15% का सीएजीआर तो सिर्फ इंडेक्स फंड नहीं देते, है ना। 14 to 15% का रिटर्न इन इंडेक्स फंड नहीं देते हैं। अगर आप कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करते हैं और उसको सही टाइम पे एसआईपी या लमसम करते हैं तो 15 to 20% का सीएजीआर आप इजिली रिटर्न आप म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड से ही ले सकते हैं। ओके, और जब हम स्टॉक्स की बात करेंगे, जहाँ पे कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं थोड़ा कुछ टेक्निकल या फंडामेंटल सीख करके, तो वहाँ पे आप मोर देन 20% का सीएजीआर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 20 to 30% भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्किल लेवल, आपने कहाँ तक सीखा है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, है ना। और इक्विटी मार्केट ही यहाँ पे क्यों सेलेक्ट करें, तो इसका हम लोग एक कंपाउंडिंग इफेक्ट भी देख लेंगे कि ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या आता है। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा जैसे आप मान लीजिए, ठीक है, एसआईपी कैलकुलेटर। ठीक है, एसआईपी कैलकुलेटर कोई भी नॉर्मली आप ले लीजिए। ठीक है ना, एसआईपी कैलकुलेटर अगर आप करते हैं, मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है। ओके, और सैलरीड पर्सन है तो आप कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी सैलरी आएगी उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी करेंगे।
ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 5000 की मंथली एसआईपी करना है या मंथली एफडी आपको करना है ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स या 20 मोर देन 20 ईयर, हम 20 ईयर अभी लेके चलते हैं, है ना। एक्सपेक्टेड रेट यहाँ पे मान लीजिए आप एफडी कराए तो हम मैक्सिमम 7% का लेके चलते हैं, वो एडजस्टमेंट अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 20 साल तक अगर आप एसआईपी करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेड अमाउंट 26,19,827 हो गया, 26.2 आपने इन्वेस्ट किया 12 लाख और आपको जो रिटर्न बना 14.2 लैक्स के अराउंड बना। ओके, तो ये आपका हो गया अगर आपने एफडी किया है, ठीक है। यही आपने 5,000 की एसआईपी की और रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया, 9% रेट ऑफ रिटर्न आपने लिया है, मैंने हर जगह मैक्सिमम कैलकुलेट करके गया हूँ, ठीक है। तो 9% के रिटर्न से वही 5,000 की एसआईपी जो है आप इसके थ्रू किए, रेट के थ्रू इन्वेस्ट किए, या फिर रियल एस्टेट में एक्चुअली नॉर्मली आप कहीं रियल एस्टेट खरीदते हैं, परचेज करते हैं, एक तो बहुत बड़ा यहाँ पे झंझट होता है कि कैपिटल यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट डालना पड़ता है अगर कहीं आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो, है ना। अगर आप लोन लेके खरीदते हैं तो वहां पे आपको, है ना, एवरी मंथ आपको ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ईएमआई भरनी पड़ती है। तो 37 लाख अगर आप लेते हैं या 40 लाख के आसपास लेते हैं और 30 ईयर्स या 25 ईयर्स प्लस के लिए आप यहाँ पे लोन ईएमआई कराते हैं तो आपको 1 CR से एबव पे करना पड़ता है, 1 करोड़ से ज्यादा आपको पे करना पड़ता है ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स या 25 ईयर्स प्लस। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है, ठीक है ना। हमें डेप्थ से बचना चाहिए, किसी तरह का भी डेप्थ हो, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए 9% एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप अमाउंट हो जाएगा 12 लाख आपने इन्वेस्ट किया एंड 21.6 लैक्स आपका यहाँ पे बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हमने जो तीसरा एग्जांपल लिया था वो पे इक्विटी म्यूचुअल फंड ही सिंपली ले लेते हैं, तो यहाँ 15% का सीएजीआर रिटर्न अगर आप देखेंगे, ओके, तो 15% सीएजीआर रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 लैक्स आपका कितना बन जा रहा है, 63.8 लैक्स। कितना डिफरेंस हो गया, ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मान लीजिए आपने अपने स्किल को डेवलप किया और स्टॉक मार्केट में स्विंग एंड बास्केट ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया या इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, ओके। अब ये कितना हो जा रहा है, 20% ही अगर आपने सीएजीआर रिटर्न जनरेट किया इस 5,000 पे, ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका जो रिटर्न बन रहा है वो कितना जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। 12 लाख आपका हो गया 1.5 करोड़, लगभग 1.46 करोड़ हो रहा है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे आप इक्विटी मार्केट में थोड़ा थोड़ा अपने स्किल को डेवलप करते हैं, है ना, फंडामेंटल एनालिसिस आप सीख जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आप सीख जाते हैं, तो आपकी कंपाउंडिंग का जो यहाँ पे इफेक्ट है कितना जबरदस्त बनता जा रहा है। तो ये जो आर है ना, आर पे आपको वर्क करना है, रिटर्न पे आपको वर्क करना है, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न जो है उस पे आपको को वर्क करना है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल थे जो कि मैंने आपको समझा दिया, इसको थोड़ा सा आप भी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब हम लोग फिर से पीपीटी पे वापस आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे पीपीटी पे आ गए, है ना, यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब आगे बढ़े जाएंगे। रूल ऑफ 72 क्या है, डबलिंग पीरियड है, कितने शॉर्टर टाइम में आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे आपको 10.3 ईयर्स लगेंगे अपने पैसे को डबल करने में। रियल एस्टेट में 9% रेट ऑफ रिटर्न अगर रखते हैं तो आपके पैसे डबल होने में 8 ईयर्स लग जाएंगे। इक्विटी मार्केट में 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं तो 4.8 ईयर्स आपको लगेंगे, ओके। ये कैसे होगा ये आपको मैं समझा। हम आ जाते हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे आ गए हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग समझ लेते हैं, जैसे डबलिंग पीरियड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, जो टाइम पीरियड यहाँ पे आपको लगेगा वो दैट इज टी इज इक्वल टू यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो इस आर पे हमको वर्क करना है, इस आर पे वर्क करता है। मान लीजिए हमने पहला एग्जांपल लिया था 72 डिवाइडेड बाय 7%, ठीक है, कितना लग रहे थे, इसका आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ 72 डिवाइडेड बाय 7, ओके।
तो ये आपका 10.28 है ना, जो कि इनिशियल में हमने आपको दिखाया भी था 10.28। लगभग 10.3 ईयर्स आपको लगेंगे पैसे को डबल होने में। ये होगी आपका एफडी के केस में, है ना, यहाँ पे एफडी कर देते हैं। अब यही आपका इक्विटी का सीधे एग्जाम्पल हम, ठीक है। इसको 72 डिवाइडेड बाय अगर 15 करते हैं तो 4.8 ईयर्स आपको लगते हैं पैसे डबल होने में। अब इस आर को अगर हम थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है, अगर 20 कर दें, 20 से अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाय 20 आप दीजिए, 3.6 ईयर्स में आपके यहाँ पे पैसे डबल हो जाते हैं। कितने हो गए? 3.6। मतलब इस आर पे अगर आप फोकस करेंगे, ठीक है, तो आपके पैसे जो डबल होंगे इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। फिर अगले पैसे डबल होने में कंपाउंडिंग भी हो रही है हमारी, तो आप देखेंगे आपके यहाँ पे कंपाउंडिंग होकर अच्छा खासा पैसे डबल भी होंगे और ग्रोथ भी करते जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंसेप्ट है, रूल ऑफ 72। आपको पैसे डबल होने में कितना टाइम होराइजन लगेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपना फिर से पीपीटी पे वापस आ जाते हैं। ओके, यहाँ तक हमने समझ लिया। रूल ऑफ 72 क्या है? रूल ऑफ 72 डबलिंग पीरियड है, कितने दिनों में आपके पैसे यहाँ से डबल हो जाएंगे जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्विटी मार्केट, इसको काफी लोग सट्टा बाजार भी कहते हैं, इसका बोलते हैं गेम है ना। और 95% ऑफ पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। क्यों लूज करते हैं? ठीक है, इसको आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो इसको आप गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि क्यों 95% ऑफ पीपल लूज करते हैं मनी। ठीक है, इसका एक मेन रीजन है कि 95% ट्रेडर आर प्रोन टू लूज मनी स्टॉक मार्केट। और आप ये भी देखेंगे कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ जो पीपल है स्टॉप ट्रेडिंग विद इन 1 to 3 ईयर्स। क्यों? क्योंकि वो कोई स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड नहीं करते हैं। क्या स्ट्रैटेजी आपको लेना है, और सीधे ही वो कहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग में आ जाते हैं। उनको क्विक मनी चाहिए, क्विक मनी के चक्कर में उनको लॉस पे लॉस होता जाता है, या फिर अपने लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेड करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 रीजंस भी दिया हुआ है, एम स्टॉक वाले ने यहाँ पे 5 रीजंस बना कर दिया है क्यों कॉमन ट्रेडर जो मार्केट में पैसे लूज करते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन, मतलब कोई कोई स्ट्रेटजी बना के नहीं करना है, यूं ही ट्रेड कर लिया है ना। कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, या इंडेक्स में भी आप करते हैं तो आपको किस तरीके से करना, वो सब सीखते नहीं है प्रोसेस को। नो एडिंग स्टॉप लॉस, ये अपना स्टॉप लॉस अलग से कर लिया अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो, है ना। ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, अब ट्रेंड मान लीजिए आपका अप में है, आप ना बुल का ट्रेंड चला, आप बियर में आप बने हुए हैं, और जब बियर मार्केट चला तो आप बुल बने हुए हैं। तो ये मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट चलना है। ठीक है ना, हिटिंग द पैनिक बटन, ओवर ट्रेडिंग टू कवर लॉसेस एंड रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल टिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल टिप्स पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, टिप्स पे डिपेंड नहीं करना, आपको खुद से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, और अपने से आपको सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करना है, या सिलेक्शन ऑफ ट्रेडिंग जो है उसमें आपको जाना है। ठीक है, अब चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया सट्टा बाजार यानी ये क्या है, एक स्मार्ट बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन का ये बिजनेस है, इसलिए स्मार्ट बिजनेस है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के ही तो हम लोग स्टॉक्स को परचेज करते हैं, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं बिजनेसमैन का बिजनेस है। और बहुत स्मार्ट लोग यहाँ पे आके ट्रेड करते हैं, तो हमें थोड़ा सा उससे या तो उस लेवल तक सीख लें या उसके साथ चलें, जितने भी स्मार्ट ट्रेडर हैं, तभी रिटेल इन्वेस्टर पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कोई भी आपको रेंटल चार्जेस नहीं लगेगा, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम टू मैनेज बिजनेस, इस बिजनेस को आपको मैनेज करने के लिए फ्लेक्सिबल ऑफ टाइम है, या तो आपको एक एक घंटे से आधा घंटा आपको डेली निकालना है। ठीक है, जिस टाइम भी आपको मॉर्निंग में मिले तो मॉर्निंग में, आफ्टरनून मिले तो आफ्टरनून में, शाम में मिले तो शाम में, जब भी आपको टाइम मिले तब कुछ ना कुछ थोड़ा स्टडी करनी है, एनालिसिस करना है। ओके, उसके बाद इस बिजनेस को शुरू करना है। साथ आपको कैपिटल अप्रिसिएशन के बाद साथ डिविडेंड इनकम भी मिलता है, एंड बोनस शेयर भी आपको कुछ कुछ स्टॉक्स यहाँ पे लेके आते रहते हैं। ठीक है, तो ये स्मार्ट बिजनेस है, बिजनेसमैन का बिजनेस है। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा कुछ कुछ सीख के करना है, यूं ही नहीं कूद जाना है किसी के टिप्स पे। ठीक है, आपको सीखना है,
और स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, वो सब चीजें आपको सीखनी है। ओके, अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं एनालिसिस। अब हम लोग स्टडी कैसे करेंगे, हम तो मार्केट में आना चाहते हैं, तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना, सीखना पड़ेगा हमें टेक्निकल एनालिसिस करना। किसी भी एक चीज को आप छोड़ नहीं सकते, दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा, फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस। क्यों? तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है उस कंपनी के डीप स्टडी करने के लिए, उस कंपनी के बारे में बताता है, और हमें ये बताता है कि हमें क्या खरीदना है, व्हाट टू बाय। ये फंडामेंटल एनालिसिस ही आपको बताएगा कि आपको क्या खरीदना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको कब बाय करें? टॉप पे बाय करें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई बहुत अच्छा स्टॉक्स है तो उसमें हमको सही लेवल का वेट करते हैं बाय करने के लिए। ठीक है, वो हमें कौन बताएगा? ये टेक्निकल एनालिसिस बताएगा, जो क्या कहता है, जो एनालाइज करता है स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को, स्टॉक प्राइस किस तरफ मूव करा वो हमें बताएगा। ठीक है ना। और व्हेन टू बाय एंड सेल पर्टिकुलर स्टॉक, मान लिया आपने कोई स्टॉक्स का फंडामेंटल बहुत अच्छा आपको लगा, लेकिन उसको आप कब खरीदेंगे या कब बेचेंगे, ये हमें कौन बताएगा? टेक्निकल एनालिसिस। ये हर एक चीज हम लोग एक सेक्शन बना देंगे, हर एक क्लासेस में हम यहाँ पे इसको ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। ओके, ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर एक चीज पे आपको फोकस करना है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी चीज को हम सीखेंगे। जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं ना, कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, एक्स्ट्रा चीजें हमने नहीं जाननी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, उसका कंक्लूजन जान ले और उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस चीजों को सीखें। ठीक है, इसमें 4-5 स्ट्रेटजीज ऐसी है जो कि हमेशा आपको काम देगा, तो वो स्ट्रेटजीज को हम लोग सीख लें। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स कितने तरह के ट्रेड्स आप ले सकते हैं। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या हो गया? आज खरीदा आज बेच दिया, मॉर्निंग में खरीदा, इवनिंग आफ्टरनून के आसपास 3 साढ़े 3 से पहले, 3:30 में मार्केट बंद हो जाता है, तो 3:30 से पहले आपको यहाँ पे अपने पोजीशन को क्लोज अप कर देना है, सेल कर देना। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन हमें इसको ऐसे एग्जांपल में समझ लीजिए, मान लीजिए कोई स्टॉक्स है, आपको खरीदना है उसको लॉट में। ठीक है, तो लॉट में अगर आपको खरीदना है तो उसमें अमाउंट हो सकता है आपको कुछ लगे, इसका एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल आपको स्टॉक्स खरीदने हैं, यहाँ पे देख लीजिए रिलायंस। फॉर एग्जांपल रिलायंस हमें खरीदने हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप परचेज करेंगे, ऐसे आप देख लें, इसको अगर आप देख लें, आपको रिलायंस का फ्यूचर अगर परचेज करना है, उसके हिसाब से एग्जांपल आपको हम समझाते हैं। रिलायंस फ्यूचर जून तो अब नहीं, जुलाई का फ्यूचर अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जुलाई का फ्यूचर अगर आपको परचेज करना है तो 250 का क्वांटिटी है इसका। ठीक है, एंड आप यहाँ पे अपना लिमिट प्राइस यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी आपको लिमिट प्राइस आपको लगानी है। ठीक है, अभी 2970 जो लास्ट क्लोजिंग जो था आपका मार्केट प्राइस, वो यहाँ पे 2978.70 है। ठीक है, तो इसको अगर आप बाय करेंगे तो 1,32,247.50 यहाँ पे लगेंगे, और ये चार्जेस भी इसमें दिखा रहे हैं। तो 250 क्वांटिटी आपको खरीदने में कितना लग रहा है? 1,32,247। ओके, ये फ्यूचर का स्टॉक है, मतलब कि रिलायंस फ्यूचर हम खरीद रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि ये अभी ऊपर जाएगा, और है ना, हम इस एक्सपेक्टेशन पे यहाँ पे खरीदते हैं। अब यही स्टॉक 250 क्वांटिटी अगर नॉर्मल मार्केट में आपको खरीदना हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखें 250 क्वांटिटी आप यहाँ पे लगा के देख लीजिए, 1200 250, 7,40,512। 250 क्वांटिटी अगर आप यहाँ पे खरीदेंगे नॉर्मली, आप तो ये आपको मार्जिन मार्जिन मनी आपको देता है। ठीक है, कि कम पैसा भी अगर आप है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं ओवर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब तो उसके एक्सपायरी से पहले आपको यहाँ पे अपने पोजीशन क्लोज अप करना है ना, बंद क्लोज कर देना है, और उसको या तो रोलिंग रोल ओवर कर देना, सेल करके फिर नया पोजीशन अगले मंथ के एक्सपायरी कर लेंगे। ये सब कुछ चीज़ें हैं, तो एफएनओ भी हम देखेंगे, जहाँ तक मैंने सीखा वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ सीखनी है कि मोटा मोटी
फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग है ये स्पेकुलेशन के अंदर आता है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी स्पेकुलेशन के अंदर आता है, ठीक है ना। और ये जो दोनों में हम लोग ट्रेड लेते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस। कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी काम करता है, कुछ प्राइस एक्शन एनालिसिस भी काम करता है। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये दो जो ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड एफएनओ, ये आपका बिजनेस सेक्शन के अंदर आता है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पीएसयू पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय अपने अकाउंट से आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं इस सेक्शन में, ठीक है। और इसके लिए आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्विसमैन के लिए ITR 1 फाइल करना पड़ता है। अगर यही चीज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कैश सेगमेंट पे, ठीक है ना, कैश में, जो कि जैसे मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया था, कैश में अगर हम बाय करे तो 7,52,000 लग रहे थे और होल्ड किया उसमें और प्रॉफिट बुक किया, तो हमें जो भी प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट पे या पोजिशनल ट्रेड के लिए, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है मोर देन 3 ईयर्स के लिए आप यहाँ पे होल्ड करते हैं तो इसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। पोजिशनल ट्रेडिंग उसे बोलते हैं जो लेस देन 1 ईयर के लिए हम उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में होल्ड करते हैं। लाइक हो सकता है वो 1 मंथ में हमारा प्रॉफिट आ जाए तब निकल जाएंगे, 6 मंथ to 9 मंथ्स में आ जाए तब हम निकल जाएंगे, है ना। इस तरीके से लेस देन 1 ईयर तक हम लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं। फिर देन स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग 1 वीक से लेके 1 मंथ भी होता है। ओके, तो इसमें जो भी आपने अपना टारगेट रखा या तो टारगेट लगाएंगे या अपना स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। अब ये सब कैसे होता है, ये सब हम लोग एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि हम जो भी पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे उसका फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, और टेक्निकल देख करके हम लोग यहाँ पे एंट्री अपनी बनाते हैं और कुछ पर्टिकुलर टारगेट लगा करके हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना रिटर्न हमें मिल जाना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बढ़िया से सीख लेते हैं, स्किल आपका डेवलप हो जाता है, तो आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में कब एंट्री करना है ये आपको पता चल जाएगा और कब एग्जिट करना है ये आपको पता चल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखें रूल ऑफ ITR फाइल। जैसे मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन के लिए नॉर्मली ITR 1 फाइल करते हैं क्योंकि हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को जो भी आपके पास कैपिटल गेन हुआ। अब यहाँ पे इंट्राडे एंड एफएनओ में आपको क्या होता है, जो भी इनकम आता है वो बिजनेस सेक्शन के अंदर इंक्लूड होता है, इसलिए यहाँ पे हमें ITR 3 फाइल करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग जो भी इम्प्लॉई हैं वो इंट्राडे या एफएनओ से बचें, या फिर अगर आप करते हैं तो अपने खुद के ID से नहीं करना है, अपने फैमिली मेंबर्स से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनके ID से करना है। ओके, स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो डिलीवरी बेस्ड कैश सेगमेंट में आप करते हैं उसमें जो कैपिटल गेन आता है, ठीक है ना, कैपिटल गेन यहाँ पे अगर आएगा तो हमें ITR 2 फाइल करना है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको 15% का आपको यहाँ पे टैक्स स्लैब है, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे 10 पर लॉन्ग 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 टर्म के लिए 10% जो भी आपको कैपिटल गेन है उस पर 10% आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको जहाँ पे जो टैक्स पे करना है, शॉर्ट टर्म वाला 15% एंड लॉन्ग टर्म वाला 10%, ये फ्लैट रेट है, आपके टैक्स स्लैब में ऐड नहीं होगा। टैक्स स्लैब में कौन ऐड होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग का जो आपका या एफएनओ से जो इनकम आ रहा है तो वो आपको टैक्स स्लैब में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, या फिर आपके पास जो डिविडेंड इनकम आता है वो टैक्स स्लैब में इंक्लूड हो जाता है, एंड साथ में जो इंटरेस्ट आपका इनकम आता है वो भी टैक्स स्लैब में इंक्लूड हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो बिगिनर्स को पता होना चाहिए और स्पेशली सैलरीड पर्सन को पता होना चाहिए कि किस सेगमेंट में आपको जाना है और उसकी वजह से कौन सा ITR आपको फाइल करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको इंट्राडे एंड एफएनओ अपनी ID से अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको बचना है, और स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में हमें बोलता है कि आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी NPS में हम लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो वो भी तो कहाँ है, शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहा है ना। NPS आजकल सारे सैलरीड पर्सन का लगभग NPS ओपन हो गया, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या PSU में। अगर आपका PF भी डिडक्ट हो रहा है तो उसके अलावा ऑप्शन आपको मिलता है कि आप अपना NPS अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको जान के वाई 5% वाला तो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो इसके अलावा मैं बताना चाह रहा हूँ, लाइक फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस
ठीक है ना। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोग कुछ कुछ वेबसाइट का यूज करते हैं, वो हम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक आप screener.in का यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ सही पर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट यूज करते हैं, लाइक screener.in का यूज कर सकते हैं, ये जो आपका टॉप पे आ रहा है। ठीक है, फिर देन टिकर टेप का यूज कर सकते हैं। टिकर टेप है, इसका आप यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपको सही लगे, जो डाटा सही दे रहा हो, आप वहां से जाके देख सकते हैं। फिर देन मनी कंट्रोल को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है जहाँ के थ्रू आप यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, स्टॉक्स का एनालिसिस करने के लिए आप यहाँ पे इन तीनों वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जहाँ जो एक्सचेंज है जहाँ से हम लोग बाय सेल करते हैं, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी इंडियन, है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो दो एक्सचेंज है जहाँ के थ्रू हम लोग बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ के थ्रू हम लोग बाय सेल करते हैं। और किसके थ्रू करते हैं? डीमैट अकाउंट, मतलब हमें एक ब्रोकर चाहिए जिसके थ्रू हम लोग अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन करा के स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, बाय करेंगे तो यहाँ पे एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना। ये दोनों एक्सचेंज है, कभी कभी इन दोनों में प्राइस का डिफरेंस होता है। ठीक है ना। बहुत लोग इसका आर्बिट्रेज का यूज करते हैं कि यहाँ सस्ता खरीदा, यहाँ महंगा थोड़ा बेच दिया, बहुत ही छोटा मार्जिन लेकर के ये लोग निकल जाते हैं। आर्बिट्रेज इसको बोलते हैं। तो ये आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मोटा मोटा कंसेप्ट आपको हमने बता दिया कि क्या क्या होता है, क्योंकि बिगिनर्स का हम पूरा सीरीज लेके चले हैं। तो आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी कैसे यहाँ पे मार्केट में शुरुआत करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पहले स्टार्ट करने से पहले सीखना है। ऐसा नहीं कि सीधे आप कूद गए और एफएनओ में ट्रेड कर लिया फिर और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।